हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल एनएस इंस्टीट्यूट एमपीपीएससी भिंड में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में एमपीपीएससी का प्रीलिम्स कंडक्ट हुआ है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है ना। उनके लिए मैंने स्पेशली एक सीरीज चलाई है जिसमें मैं पूरा का पूरा जो प्रीलिम्स का सिलेबस है मैं कंप्लीट कर पाऊँगा यहाँ पे। और इसी सीरीज में मैंने सबसे पहले शुरुआत की है यहाँ पे मध्य प्रदेश की। ठीक, तो मध्य प्रदेश की इस श्रेणी में हम क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं, आप इस चीज़ को देखिए। और इसी प्रकार से हम क्रम में चलने वाले हैं जो कि हमने यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो विषय है इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे आज मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। ठीक है, सामान्य परिचय में आपको पता ही है क्या क्या होता है। भौगोलिक जो स्थिति है मध्य प्रदेश की उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। प्रशासनिक, राजनीतिक, न्यायिक, आर्थिक जो स्थिति है मध्य प्रदेश की उसके बारे में हम विस्तार से नहीं, केवल शॉर्ट रूप में हम केवल परिचय उसका देखेंगे। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ, मध्य प्रदेश के कौन कौन से प्रतीक चिन्ह हैं या फिर अलग अलग जो आयाम होते हैं, वृक्ष है, खेल है, कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या होती हैं, इन चीज़ों के बारे में आज हम सामान्यतः केवल अध्ययन यहाँ पे करने वाले हैं। तो आपको तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका नाम है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। ठीक है, ज़्यादा लेट नहीं करूँगा और लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा सामान्यतः केवल जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है वही केवल आपको बताई जाए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर अन्य कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या फिर कोई भी, मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि जो भी मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पर बिल्कुल ऑथेंटिक होगा, किसी प्रकार की आपको कोई त्रुटि देखने को नहीं मिलेगी। ये मेरा दावा है 99.99%। ठीक है, फिर भी 0.1% ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ ना कुछ त्रुटि देखने को अपन को मिल जाती है। तो उस कंडीशन में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहने वाला है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या करा है, पहले मध्य प्रदेश का जो भूगोल है उसको भी मैंने पाठ्यक्रमों में अलग अलग प्रकार से बांट रखा है। यहाँ पे इसको भी हम विस्तार से देखेंगे, लेकिन आज जो हमारी पृष्ठभूमि है वो है यहाँ पे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। ठीक, इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ये देखिए। सबसे पहले क्या है, भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं यहाँ पे, अक्षांशीय विस्तार है, पड़ोसी राज्य हैं, जलवायु है, वर्षा है, कर्क रेखा है, और केंद्रीय जो बिंदु होते हैं। आपको पता होगी मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 3 बिंदु हैं। पूरी पृथ्वी का, पूरे अखंड भारत का और पूरे भारत का जो केंद्र बिंदु है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, चलिए मैं विस्तार से इन चीज़ों के बारे में जिक्र करने वाला हूँ। आप लोग बिल्कुल पेशेंस रखिए और लंबे समय तक मेरे साथ में वीडियो में बने रहिए। ठीक है, किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। यहाँ पर हमने भौगोलिक स्थिति के बारे में देखा, अब हमने यहाँ पर देखा प्रशासनिक स्थिति के बारे में। प्रशासनिक स्थिति में क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, संभाग है, जिले हैं, टोटल संभाग अपने यहाँ पर जैसे कि मान के चलो 10 हैं। ठीक है, मान के क्या चलें 10 ही हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जिलों की संख्या 55 हो चुकी है, विकासखंड 313 हैं, तहसील जो है 23,000 के आसपास, तहसील जो है अपनी 436 के आसपास कुछ ऐसा है। ठीक है, और ग्राम पंचायत अपने 23,000 के आसपास है। तो इस तरीके से हमको देखना है, राजनीतिक स्थिति देखनी है, न्यायिक स्थिति देखनी है, हाईकोर्ट और खंडपीठों के बारे में हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, और आर्थिक स्थिति के बारे में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सामान्य परिचय के बारे में। सामान्य परिचय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चीज़ को देखिए। बहुत ही नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन होने वाली है वो हम यहाँ पर आपको देंगे। ठीक, यहाँ पे कौन कौन से, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे मध्य प्रदेश का जो गठन है वो 1 नवंबर 1956 में हुआ। अब ये बात तो सामान्य है, बिल्कुल ये सभी को पता होगी, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में क्या इसमें ऐड करने वाला हूँ। यहाँ पे ये है, फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था 1953 में। कितने, 1953 में। और इस समिति में कुल मिला के 3 मेंबर थे। इन 3 मेंबर में सबसे जो हेड थे वो थे फजल अली आयोग, इसलिए इस समिति का जो नाम है फजल अली आयोग। समिति भी हम इसको या फिर आयोग भी इसके नाम से जानते हैं। ठीक है, इस आयोग की धारा 9, जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 बना, इसकी धारा 9 में एमपी के गठन करने की हमने यहाँ पे बात की है। तो अभी हालांकि अभी ऐसा प्रश्न मध्य प्रदेश आयोग ने अभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन आने वाले समय में ये पूछा जा सकता है कि राज्य पुनर्गठन की किस धारा के तहत मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया था। तो वो धारा 9 हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही में आपको ये भी पता होना चाहिए कि फजल अली आयोग ने यहाँ पर रिकमेंडेशन की थी, कितने की रिकमेंडेशन की थी, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया गया था और यहाँ पे कुल मिला के 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। ठीक है, थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी। साथ ही साथ में हम यहाँ पर देखने वाले हैं
मध्य प्रदेश का जो गठन है मध्य प्रांत किस किस से मिलकर हुआ था, एक तो मध्य प्रांत से मिलकर हुआ, मध्य भारत से मिलकर हुआ, ठीक है। इनकी लोकेशन हम देखेंगे आने वाले समय में, ठीक है, पूर्ण विस्तार से हम पढ़ेंगे। वहाँ पे अभी केवल इसमें सामान्य इन्फॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ पे भिंड प्रदेश नहीं है, यहाँ पे बिंध्य प्रदेश है। थोड़ी यहाँ पे प्रिंटिंग जो है थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है ना। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, मध्य प्रदेश का जो अंतिम जो पुनर्गठन है 1 नवंबर 2000 में हुआ था। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि इस समय पे जो अपने राज्यपाल थे वो कौन थे। हालांकि जो अपने सीएम हैं वो दिग्विजय सिंह थे, ठीक है, ये तो सभी को पता ही होगा, है ना। उसके बाद में हम यहाँ पर देख रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पे प्रधानमंत्री थे, नॉर्मली सबको आपको पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद में यहाँ पे अभी जो हाल ही में 3 जिलों का मध्य प्रदेश में गठन हुआ है, ठीक है। पहला जिला 53वां बना और 53वां जिला जो है वो मऊगंज है। ये किससे अलग होकर बना, ये बना रीवा जिले से अलग होके, और इसकी जो सीमा है वो यूपी से लग रही है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों को दिमाग पे रखना है। साथ ही साथ में 2 नए ज़िले और बने जो कि 54 और 55 हैं, ठीक है। आज वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल मिला के 55 जिले हो चुके हैं। 5 अक्टूबर 2023 में मध्य प्रदेश का 54वां जिला पांडुर्ना बना और मध्य प्रदेश का 55वां जिला कौन सा बना, यहाँ पे मेहर बना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर देखा मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का जो टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर सॉरी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 252 यहाँ पर लिखा है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि 245, लास्ट में जो है 252 की जगह 245 लिख के आ सकता है। लेकिन जो 7 वर्ग किलोमीटर का जो डिस्प्यूट है वो अपनी करार घाटी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में, मैकाल पर्वत श्रेणी के आसपास। तो उस जगह पे जो मंडला क्षेत्र है वहाँ पे इन दोनों क्षेत्रों के आसपास या पर अनूपपुर जो क्षेत्र है वहाँ पे ये डिस्प्यूट बना रखा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में कभी कभी 252 भी आता है और 245 भी आता है। तो इस प्रकार से कोई भी अगर आता है, आप क्वेश्चन में जो पूछा गया उसके हिसाब से आप लोग आंसर दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, शिवपुरी है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, निवाड़ी है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला था वो था हरदा, ठीक। मध्य प्रदेश की टोटल जो जनसंख्या है वो 7,26,00,000 के आसपास है, ठीक है। इतना याद रखिए, 7,26,00,000। उसके बाद में अधिकतम जो जनसंख्या है वो इंदौर में है, 32 लाख के आसपास है, और निवाड़ी में है। यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे कम कहाँ पे है, हरदा में है। सबसे छोटा जिला भी हरदा था 2011 के अनुसार, और सबसे कम जनसंख्या जो है वो भी हरदा में ही है, ठीक है। मध्य प्रदेश की साक्षरता आपको पता ही होना चाहिए, 69.35% है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे अधिकतम जो साक्षरता है वो 81% है, कहाँ पे, जबलपुर में। मध्य प्रदेश में सबसे कम जो साक्षरता है वो है अलीराजपुर में 36%, ठीक। और इसकी जो PDF है मैं इसको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप अपना जो एक ग्रुप बनाऊंगा मैं उसमें मैं आपको शेयर कर दूंगा। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम से और साथ ही साथ में व्हाट्सएप से भी आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी जो लिंक है मैं इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है या पर मतलब कि कमेंट बॉक्स है हम इसमें पिन कर देंगे, ठीक है। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ में यहाँ पर देख रहे हैं मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 931, मतलब कि 931 मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है। हम ये भी देखेंगे 2001 में कितना था, 2011 में कितना हो गया, टोटल कितना अंतर है, सब कुछ विस्तार से देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे केवल सामान्यतः परिचय हम यहाँ पर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की जो अधिकतम लिंगानुपात है वो बालाघाट में 1021। मध्य प्रदेश में सबसे न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो है भिंड जिले में जो है 837, ठीक। उसके बाद में हम यहाँ पर देख रहे हैं मध्य प्रदेश की जो अधिकतम जनसंख्या जो वृद्धि हुई है 32.9%, कहाँ पर हुई है, इंदौर में। सबसे कम कहाँ पर हुई है, अनूपपुर में। उसके बाद में मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो अधिकतम जो आबादी है शायद 52% के आसपास वो मध्य प्रदेश की आज भी कृषि में संलिप्त है। इस कारण से हम उसको मध्य प्रदेश का सबसे कृषि प्रधान प्रदेश भी बोलते हैं। दलहन के मामले में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। साथ ही साथ में कुछ खनिज हैं, हीरा है, मैग्नीज है, तांबा है, यहाँ पर मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, ठीक है। मध्य प्रदेश को 7 बार कृषि क्रमण आविष्कार जो पुरस्कार है वो भी मिल चुका है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है। 7वीं बार तो 2021 में मिला है, लेकिन पहली बार कब मिला था, 2011-12 है, 12-13 है, 13-14 है, कब है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, थोड़ी रिदम बनी रहती है, आप लोगों को भी थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है कि हमें मतलब कि थोड़ा सा संलिप्त रहना है। गूगल में थोड़ा बहुत सर्च करिए, जिससे चीज़ें जो होती हैं लंबे समय तक याद रहती हैं, ठीक है। और ये चीज़ें अपन को बहुत ही एग्जाम हॉल में जब अपन बैठते हैं ना एग्ज़ाम देने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश की जो रैंक है यहाँ पर दे रखा है, मध्य प्रदेश जो है
दलहन उत्पादन में प्रथम है, ये हमने देख ही लिया था। मध्य प्रदेश जो है कुल खाद्यान्न उत्पादन में द्वितीय स्थान है। मध्य प्रदेश कुल तिलहन उत्पादन में द्वितीय स्थान है। ठीक है, तिलहन और खाद्यान्न दोनों में मध्य प्रदेश का जो रैंक है वो सेकंड है और दलहन में प्रथम है। साथ ही साथ में तिलहन में जो रैंक है वो भी सेकंड ही है ना। इस चीज़ को याद है कि पहले जो रैंक लगा है वो लगा है अपना जो क्या बोलते हैं राजस्थान का। ठीक है, मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख राजधानियाँ अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले प्रशासनिक राजधानी है। प्रशासनिक राजधानी अपन किसको बोलते हैं? भोपाल को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी विधानसभा हैं चाहे अपने सचिवालय हैं सभी यहीं मौजूद हैं। संस्कार राजधानी जबलपुर को कहा जाता है। आर्थिक और खेल राजधानी इंदौर को, सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी और पचमढ़ी को यहाँ पे ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है। संगीत की जो राजधानी है वो मेहर है। चित्रकला की जो राजधानी है भीमबेटका है। आपको पता होना चाहिए चित्रकला का सबसे पुराना जो प्रमाण है, या फिर हम बोल सकते हैं सबसे प्राचीन जो प्रमाण है वो मध्य प्रदेश के भीमबेटका में देखने को मिला था। भीमबेटका मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे नाम हैं, मध्य प्रदेश को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। एक है हृदय प्रदेश, टाइगर प्रदेश, हीरा प्रदेश, नदियों का मायका है, वनों का राज्य है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं एरिया वाइज। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे क्या है, तेंदुपत्ता राज्य भी इसको कहा जाता है, तेंदुआ राज्य भी कहा जाता है, गिद्ध राज्य भी कहा जाता है, बुल्फ स्टेट भी कहा जाता है, राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य भी कहा जाता है, भेड़िया राज्य भी कहा जाता है। साथ ही साथ में यहाँ पे घड़ियाल राज्य भी कहा जाता है, चीता राज्य भी कहा जाता है। ठीक है, ये सामान्यतः आप एक बार देख लीजिए, अगर कभी क्वेश्चन आता है तो आप लोग उस तरीके से याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक मैप लगा रखा है हमने। मैप में क्या क्या देखना है अपन को। यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो एरिया है वो किस क्षेत्र से लगता है। ठीक है, वो लगता है अपने किससे लगता है? वो लगता है अपने राजस्थान से। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का टोटल एरिया है वो राजस्थान से लगता है सबसे बड़ा। कहाँ से लेके? झाबुआ से स्टार्ट होता है और मुरैना तक जाता है। ये टोटल अपना राजस्थान से लगता है। और फिर उसके बाद में सबसे सर्वाधिक जो ज़िले हैं वो कहाँ से कहाँ तक लगते हैं? सर्वाधिक जो ज़िले हैं मध्य प्रदेश के किस राज्य से लगते हैं? देखो, मुरैना से स्टार्ट होते हैं और अपने कहाँ तक जाता है? अपना सिंगरौली तक जाते हैं। और यहाँ पे कुल मिला के 14 ज़िले हैं। कितने हैं? 14 ज़िले। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे टोटल कितने ज़िले थे? टोटल यहाँ पे 10 ज़िले हैं। तो इस प्रकार से हम आपको विस्तार में बताएंगे आगे, जब मतलब कि अपन देखेंगे कि कौन कौन से ज़िले का कब कब निर्माण हुआ, मध्य प्रदेश की सीमा किस पड़ोसी राज्य से कितनी लगती है, कितने कितने कौन कौन से ज़िले लगते हैं, इसको भी देखेंगे। ठीक है, और मध्य प्रदेश के कुल मिला के 18 ऐसे ज़िले हैं जो कि भू अपशिष्ट हैं। भू अपशिष्ट का मतलब होता है वो किसी भी अन्य राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। तो कुल मिला के कितने ज़िले हैं? 18 ज़िले हैं, ये याद रखिएगा। झाबुआ मध्य प्रदेश का एक ऐसा ज़िला है जो कि राजस्थान और गुजरात से अपनी सीमा साझा करता है। तो झाबुआ जो है वो 2 राज्यों से सीमा लगाता है, हमने देखा। उसके बाद में यहाँ पर देख ले, यहाँ पे जो है अलीराजपुर जो है वो भी मतलब कि 2 राज्यों से सीमा लगाता है। कौन कौन सा? एक तो है गुजरात और दूसरा है यहाँ पे महाराष्ट्र। और अलीराजपुर जो है वो झाबुआ से ही अलग होकर बना है। इसको भी हम देखेंगे, 2008 में बना था। ठीक है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे देख लिया महाराष्ट्र से, यहाँ पे इस तरफ से अपन देखेंगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र से लगती है सीमा। साथ ही साथ में यहाँ पे अपन देखेंगे छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है। ठीक है, इस तरीके से हमने देख लिया। अब मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और कभी बार ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, सीधे सीधे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है, या फिर मध्य प्रदेश की जो राजकीय जो पक्षी है वो क्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो बरगद है और इसका जो वैज्ञानिक या फिर वानस्पतिक नाम है, इसका नाम है फाइकस वेंजेलिसिस। ठीक है, फाइकस वेंजेलिसिस। और उसके बाद में यहाँ पे इसकी जो प्रजाति है उसको फाइकस बोलते हैं। इसको 1981 में घोषित किया था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो बरगद पार्क है पहला इंदौर में बनाया गया है। ठीक है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद हमने देखा राजकीय जो पक्षी है उसको दूधराज बोलते हैं। ठीक है, इसका जो अन्य नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर है, शाह बुलबुल है। और उसके बाद में इसका जो वैज्ञानिक या फिर इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका नाम है यहाँ पे टार्फिस फोनी पैराडाइज है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नाम है ना, तो बार बार बोला नहीं जाता।
तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्रों में ये पाया जाता है? सरदारपुर जो अभ्यारण्य है धार में, वहाँ पे ये पाया जाता है। साथ ही साथ में सैलाना जो अभ्यारण्य है रतलाम में, वहाँ ये पाया जाता है। और 1981 में इसको यहाँ पे जो पक्षी है अपना पैराडाइज फ्लाई कैचर, मतलब कि अपन उसको बोल सकते हैं दूधराज, इसको मध्य प्रदेश में राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। आपको एक थोड़ा सा ट्रिक बता देते हैं हम यहाँ पे। वृक्ष, पशु और पक्षी तीनों को 1981 में मध्य प्रदेश में राजकीय पक्षी, वृक्ष और पशु घोषित किया गया था। 2011 में मछली को, और साथ ही साथ में 2013 को जो खेल है अपना मलखंभ, उसको राजकीय खेल घोषित किया गया था। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बारहसिंगा के बारे में। बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका नाम है रूस बर्स दुबाऊ शैली। ठीक, उसके बाद में ब्रैडरी प्रजाति है इसकी, कान्हा-किसली नेशनल पार्क या फिर हम बोल सकते हैं मंडला बालाघाट में पाया जाता है। और इसका जो घोषित वर्ष है 1981 में इसको घोषित किया गया था। राजकीय जो पुष्प है इसका नाम है सफ़ेद लिली, वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैंडियम, और उसके बाद में यहाँ पे संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और इसका जो कुल का नाम है वो है लिलियसी। ठीक है, राजकीय जो मछली है इसका नाम है महासी टोर पिटोटोरो, इसको जो अन्य नाम है। और उसके बाद में जो इसकी जो प्रजाति है इसका नाम है टोर। और नर्मदा नदी, खरगोन और खंडवा इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। 2011 में इसको घोषित करा था। साथ ही साथ में बड़वाह में महासी प्रजनन केंद्र यहाँ पे बसाया गया है। बड़वाह कहाँ पे स्थित है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्या ये खरगोन में है, खंडवा में है, बड़वानी में है, बुरहानपुर में है? इन चारों में से एक ज़िले में है, कहाँ पर है आप लोग बताइएगा। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे आप देखिए राजकीय जो फल है वो है आम। आम इसका जो वैज्ञानिक नाम है या फिर वानस्पतिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका, संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और मध्य प्रदेश को जो आम अनुसंधान केंद्र है वो रीवा के गोविंदगढ़ में स्थित है। अब इसके बारे में कुछ ऐसा विशेष है जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, क्या हम इसके बारे में जानना है कि मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में 2023 में जो रीवा का सुंदरजा आम है उसको जीआई टैग मिला था। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद में राजकीय जो खेल है वो है मलखंभ। 2013 में इसको बनाया गया था या फिर हम बोल सकते हैं इसको घोषित किया गया था। मालवा क्षेत्र या फिर मध्य प्रदेश के मलखंभ अकेडमी जो है वो उज्जैन में स्थित है। ठीक है, और इसमें एक पुरस्कार दिया जाता है। क्या ये जो पुरस्कार है इसका नाम प्रभाष जोशी सम्मान है या फिर कोई अन्य है? आप लोग कमेंट करिएगा। साथ ही साथ में राष्ट्रीय खेल में इसको जो शामिल है वो 2020 में कर लिया गया था। ठीक है, 2020 में इसको राष्ट्रीय खेल में शामिल कर लिया गया था। उसके बाद में राष्ट्रीय जो फसल है उसका नाम है सोयाबीन, और मध्य प्रदेश अभी सोयाबीन में प्रथम स्थान पर चल रहा है। ठीक है, ये जो प्रमाण है वो अपने मध्य प्रदेश का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अनुसार है, लेकिन अपन केंद्र का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अनुसार अपन देखेंगे तो मध्य प्रदेश को सेकंड स्थान दे रखा है, लेकिन मध्य प्रदेश का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें इसको पहला स्थान दे रखा है। ठीक है, और ये जो है वो लेगुमिनेसी कुल का एक पौधा है। ठीक है, साथ ही साथ में हम देख सकते हैं इसका वानस्पतिक जो नाम है ग्लाइसिन मैक्स है, और मालवा क्षेत्र में इसको हम देखने को मिलता है। और अभी हाल ही में एमपीपीएससी में एक प्रश्न भी बना है यहाँ से कि मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन है, सोयाबीन की जो स्टार्टिंग है वो किस ज़िले से हुई थी? ये तो सबको पता होता है, सबसे ज़्यादा जो सोयाबीन है मध्य प्रदेश में उज्जैन में पाया जाता है, और इसके जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है वो इंदौर में है। साथ ही साथ में इसकी जो बिस्किट बनाने का कारखाना है वो भोपाल में है। सभी को ये बातें पता होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इसमें ये पूछ लिया था कि इसकी जो स्टार्टिंग है सोयाबीन की मध्य प्रदेश में कहाँ से हुई थी। उसका जो राइट आंसर था वो देवास है। ठीक, ये नॉर्मली ज़्यादा लोगों का सभी का गलत ही हुआ होगा, है ना। और मालवा क्षेत्र में सबसे प्रधानता से पाया जाता है, नॉर्मली पता होगा सबको, है ना। राजकीय जो राजकीय जो नाट्य है वो है माच, और माच से ही अभी हाल ही में 2024 में ओम प्रकाश शर्मा को, जो कि उज्जैन के रहने वाले हैं, उनको 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, मालवी लोक जीवन पर आधारित होता है। साथ ही साथ में एक और कलाकार हैं जिनका नाम है सिद्धेश्वर साय, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे मध्य प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है, इसका नाम है बुंदेलखंड क्षेत्र में यहाँ पे ये होता है राजकीय क्षेत्र। यहाँ पे राजकीय नृत्य जो है राई है। और मृदंग वाद्य यंत्र, इसमें जो वाद्य यंत्र का अपन प्रयोग करते हैं, जो कि बजाते हैं ना अपन कोई चीज़, तो उसमें जो अपन यूज करते हैं इसका नाम है मृदंग। ठीक, पद्मावत जो ग्रंथ है इसमें सर्वप्रथम राई जो लोक नृत्य है उसका वर्णन किया गया था। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं ज्ञानश्री हैं, जो कि कटनी से संबंधित हैं। सागर
जिले से संबंधित एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है राम सहाय पांडे। 2022 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राई नृत्य के लिए। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। यहाँ पे इस चीज़ को समझिए, राई जो नृत्य है वो बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों क्षेत्रों में होता है। लेकिन जो बुंदेलखंड में होता है यहाँ पे क्या अपन बजाते हैं, यहाँ पे बजाते हैं अपन मृदंग। लेकिन जो बघेलखंड में होता है यहाँ पे अपन बजाते हैं ढोलक। तो इतना सा इसमें अंतर है। अगर कभी पूछ लिया गया राई जो कि जिसमें अपन ढोलक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं किस क्षेत्र में प्रचलित है, तो अपन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बघेलखंड हो जाएगा। ज़्यादातर लोगों का वहाँ पे भी गलत हो जाएगा, इसलिए छोटे छोटे प्रश्न हैं ये बन सकते हैं। ठीक है, राजकीय जो चिन्ह है उसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं। आपने देखा होगा एक राजकीय चिन्ह होता है ऐसा, फिर उसके बाद में यहाँ पे 24 स्तूप बने होते हैं ऐसे करके, फिर उसके बाद में यहाँ पे एक और सर्किल होता है, इन सर्किल के बीच में यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा होता है। ठीक है, इसी चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे विस्तार से। यहाँ पे सबसे बाहरी जो 24 स्तूप होते हैं, साथ ही साथ में जो ये 24 स्तूप होते हैं वो तरक्की और असीम संभावनाओं का जो विकास है वो राज्य का, उसको यहाँ पर प्रतीक होता है। साथ ही साथ में यहाँ पर हम बात करेंगे इस वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा होता है। ठीक है, इस वृत्त के अंदर ऐसे यहाँ पर बताया था हमने। उसके बाद में यहाँ पे राजकीय जो फसलें हैं गेहूँ और धान, ये दोनों को दोनों यहाँ पे चित्र बने होते हैं। ठीक है, इसके अंदर सॉरी यहाँ पे इस सर्किल के अंदर यहाँ पे दो बाली यहाँ पे किस किस की होती हैं, एक होती है गेहूँ की और दूसरी होती है यहाँ पे धान की। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे जो केंद्रीय वृत्त होता है, सबसे अंदर का जो पार्ट होता है, यहाँ पे एक होता है बरगद का वृक्ष और यहाँ पे एक जो सांची का जो स्तूप है अशोक स्तंभ का, वहाँ पर जो शेर की मूर्तियाँ हैं 4, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है सिंह आकृति, और राजकीय वृक्ष बरगद को यहाँ पे दर्शाया गया है। अब उसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं मध्य प्रदेश का जो राजकीय गान है उसका नाम है सुख का दाता सबका साथी, है ना। ये किसने लिखा था, ये लिखा था महेश श्रीवास्तव में। 2010 और 11 में इसकी घोषणा कर दी गई थी। संगीतकार कौन थे, सुनील झा और आदेश श्रीवास्तव इसके संगीतकार थे, और गायक जो थे वो थे शान या फिर शांतनु मुखर्जी। आपने इनको देखा भी होगा, ये इंडियन आइडल वगैरह में आते जाते रहते हैं। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की हम भौगोलिक स्थिति देखते हैं। ठीक है, भौगोलिक स्थिति समझने से पहले आप लोग इस चीज़ को समझिए कि सबसे पहले लोकेशन देखिए। लोकेशन क्या, कहाँ पे पूर्व होता है, कहाँ पे पश्चिम होता है। ये हो गया अपना ईस्ट जिसको हम बोलते हैं पूर्व, और ये हो गया अपना वेस्ट। ठीक है, ये हो गया वेस्ट। उसके बाद में ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया अपना साउथ। अब देखो मध्य प्रदेश जो है, पहले भारत को देखो, भारत जो है अपना ग्रीनविच जो लाइन है उससे ईस्ट में पड़ता है, मतलब कि यहाँ कहीं पड़ेगा या फिर यहाँ कहीं पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ मध्य प्रदेश जो है वो विषुवत रेखा से उत्तर में पड़ता है। ठीक है, उत्तर में पड़ता है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो लोकेशन होगी उत्तर पूर्व में होगी। तो मध्य प्रदेश की जो लोकेशन है वो उत्तर पूर्व में ही है। ठीक है, इसलिए केवल 2 ही लोकेशन मायने रखती हैं अपने, एक तो उत्तरी और एक पूर्वी। 2 ही लोकेशन अपन को याद रखने, एक है उत्तरी और दूसरी है पूर्वी। लेकिन पूर्वी अपने देशांतर कहलाएगी। जो लाइनें खड़ी होती हैं उनको अपन देशांतर बोलते हैं, जो लाइनें लेटी होती हैं अपन उनको अक्षांश बोलते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। ठीक, अब मध्य प्रदेश का जो विस्तार है उसको हम देखते हैं। मध्य प्रदेश का जो विस्तार है इसको हम देख रहे हैं 21 डिग्री 6 मिनट से लेके 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक मध्य प्रदेश का यहाँ पे विस्तार हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम यहाँ पे 47 डिग्री 9 मिनट और 82 डिग्री यहाँ पे 67 है यार, गलत हो गया, यहाँ पे 67 है। 67 डिग्री 9 मिनट और 82 डिग्री यहाँ पे 48 मिनट पूर्वी देशांतर यहाँ पे देखने को मिलता है। और मध्य प्रदेश का जो दक्षिण से उत्तर या फिर उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो 605 है, और पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है वो 870 किलोमीटर है। इस चीज़ को याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का जो इस प्रकार का जो एरिया है जो ईस्ट से वेस्ट है वो है बड़ा, 870 किलोमीटर आसपास है। उसके बाद में यहाँ पे जो उत्तर से दक्षिण जो एरिया है वो 605 किलोमीटर है। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो 34 मिनट का पूरा अंतराल होता है मध्य प्रदेश का, जो पूर्वी पॉइंट है या फिर पश्चिमी पॉइंट है, जो कि यहाँ पे अपन को पाया जाएगा कहाँ पे, अलीराजपुर में। और यहाँ पे ये कहाँ पाया जाएगा, ये पाया जाएगा अपना यहाँ पे सिंगरौली में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इन क्षेत्रों के बीच में जो अंतर होता है 34 मिनट का यहाँ पे अपना अंतर है। इस चीज़ के बारे में यहाँ पे कहा गया है।
मानक समय मध्य प्रदेश की 82.5 डिग्री के आसपास जो होती है मानक समय कहाँ से निकली है, इलाहाबाद के नैनी से निकली है। और ये भारत के कुल मिला के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उनमें से मध्य प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम है सिंगरौली, ये यहाँ से भी होकर निकलती है। इसके काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। मध्य प्रदेश की पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, सभी को पता होगा। उत्तर में उत्तर प्रदेश है, और इस तरफ कौन सा है, राजस्थान है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, इस प्रकार से। और फिर यहाँ पे है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा साझा होती है। और 5 राज्यों से सीमा साझा होने के साथ साथ मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी क्षेत्र है या फिर दक्षिणी जो सीमा है वो एक और जो प्राकृतिक सीमा है वो ताप्ती नदी से बनती है। साथ साथ में उत्तरी जो सीमा है वो अपनी चंबल नदी के द्वारा बनती है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मध्य प्रदेश में कुल मिला के 112 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। ठीक है, और मालवा का जो मैदान है वो आपको पता ही होगा, फायान आए थे और उन्होंने क्या बोल दिया था, मालवा की जो जलवायु है वो विश्व की सबसे आदर्श जलवायु है। और उत्तर के मैदान विषम जलवायु यहाँ पर मानी जाती है, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा सर्दी और गर्मियों में ज़्यादा गर्मी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसलिए हम उत्तर के जो मैदान है मध्य प्रदेश का, उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, विषम जलवायु भी बोलते हैं। वर्षा क्षेत्र के बारे में देखें तो मध्य प्रदेश में टोटल हमने बता ही दिया 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, पचमढ़ी में। न्यूनतम वर्षा कहाँ पर होती है, ये होती है अपने गौहद के भिंड में। ठीक है, कोई 65 से 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है गौहद के भिंड में, और पचमढ़ी में 200 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा निकल जाती है। तो ये आप देख सकते हैं कितना अंतराल है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कुल मिला के यहाँ पे 14 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, और मालवा के क्षेत्र से सबसे पहले एंट्री करती है। सबसे पहला जिला जहाँ से मध्य प्रदेश में एंटर करती है वो है रतलाम। सबसे आखिरी जिला कौन सा है, यहाँ पे है शहडोल। इस चीज़ को याद रखिएगा। बाद बाकी के जो ज़िले हैं वो रतलाम है, उज्जैन है, आगर मालवा है, राजगढ़ है, सीहोर है, भोपाल है, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, ये सभी क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। और माही नदी के द्वारा एक एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर कवर किया गया है। 2 बार ये मध्य प्रदेश की जो कर्क रेखा है, या फिर हम बोल सकते हैं भारत की जो कर्क रेखा है, उसको ये काटती है 2 बार। ठीक, याद रखिए। उसके बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में 3 केंद्र बिंदु हैं, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, कौन कौन से हैं, सबसे पहला है अखंड भारत का केंद्र बिंदु जो कि वैशाली के बैतूल में है, याद रखिए। और फिर उसके बाद में क्या है, भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु कहाँ पे है, मनोहर ग्राम करौंदी कटनी में स्थित है। ठीक है, और मनोहर जो गांव है उसका जो नामकरण है राम मनोहर लोहिया के नाम पर हुआ है। पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है वो है मंगलनाथ, कहाँ पर है, उज्जैन में स्थित है। ठीक, अब मध्य प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति को हम देख लेते हैं। प्रशासनिक स्थिति कौन कौन सी है, मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 10 संभाग हैं, 55 जिले हैं, 313 विकासखंड हैं, 436 तहसील हैं। ग्राम पंचायतों की कुल संख्या यहाँ पर 23,922 है, पर अप्रॉक्स 24,000 भी बोल सकते हैं। 17 नगर निगम है। अभी हाल ही में भिंड को नगर निगम का दर्जा दे दिया गया है। नगर पालिकाओं की स्थिति 99 है, और कुल ग्राम 54,000 या फिर हम बोल सकते हैं अप्रॉक्स 55,000 के आसपास यहाँ पे कुल मिला के कुल ग्राम है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की अब न्यायिक स्थिति के बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश के जो हाईकोर्ट का गठन है वो 1 नवंबर 1956 में हुआ। ठीक, और 1 नवंबर 1956 में, इससे पहले जो मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट था उसका जो हेडक्वार्टर था वो नागपुर में था, लेकिन उसके बाद में इसको ट्रांसफ़र करके कहाँ कर दिया गया, जबलपुर में कर दिया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश भवन कहाँ पर बना है, इसके जो वास्तुकार हैं कौन है, हेनरी इरविन। कभी कभी ये थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि हेनरी इरविन है या फिर चार्ल्स कोरिया हैं, तो ऐसा याद रखिएगा। हाई कोर्ट एच से आता है और वो भी हेनरी जो है वो भी एच से आता है, तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 2 जो उसकी खंडपीठ हैं, एक है इंदौर में, दूसरी है यहाँ पे ग्वालियर में। 1968 में इनका गठन किया गया था, और 2023 में या फिर हम बोल सकते हैं अभी भोपाल जो है अभी इसकी प्रस्तावित है, तीसरी जो उसकी हो सकता है आने वाले समय में खंडपीठ बन जाए। ठीक है, भोपाल यहाँ पर लिखा भी है, भोपाल। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर जबलपुर जो हाई कोर्ट भवन का निर्माण है वो गोकुल दास के सहयोग से किया गया था, और इसकी जो वास्तुकार कौन थे मैंने बताया यहाँ पे कौन थे, हेनरी इरविन। ठीक, उसके बाद में मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के बारे में हम देखते हैं। मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर यहाँ पर सीटों का वितरण किया गया है। इन्हीं चीज़ों को हम केवल शॉर्ट फॉर्म में भी देखेंगे, बाद बाकी का हम विस्तार से पूरी जो एमपी के पॉलिटी हम पढ़ेंगे वहाँ पर पूरे विस्तार से देखेंगे। एमपी के जो विधानमंडल है या फिर एमपी का जो विधानमंडल के जो पार्ट्स होते हैं, विधानसभा है, विधान परिषद है नहीं एमपी में। साथ ही साथ में यहाँ पर राज्यपाल के बारे में देखेंगे विस्तार से, मुख्यमंत्री के बारे में देखेंगे, महाधिवक्ता के बारे में देखेंगे, ग्राम पंचायतों के बारे में देखेंगे। तो हम हर चीज़ के बारे में यहाँ पर डिटेल से पढ़ने वाले हैं।
अब हम यहाँ पर देख रहे हैं विधानसभा में दो प्रकार से यहाँ पे बांटा गया है। विधानसभा को दो प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले एक है अविभाजित मध्य प्रदेश में देखेंगे तो कुल मिलाकर 320 सीटें थीं, और उसके बाद में यहाँ पे वर्तमान में कुल मिलाकर यहाँ पे 200 सीट मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और जो 200 सीटें हैं उनमें से 47 सीटें ऐसी हैं जो कि एसटी के लिए अलॉट हैं, और एससी की जो सीटें हैं अभी हाल ही में वो है 35, ठीक। इस चीज़ को याद रखिएगा। लोकसभा में कुल 29 सीटें हैं, ठीक है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में कुल कितनी सीटें हैं लोकसभा की? ये हैं 29 सीटें हैं। पहले कितनी थी? यहाँ पर 40 थी। 11 जो सीटें हैं वो कहाँ पर दे दी अपन ने? यहाँ पर दे दी छत्तीसगढ़ में। 29 सीटों में से अभी 6 सीटें जो हैं वो मध्य प्रदेश के एसटी की हैं, और साथ ही साथ में एससी की 4 सीटें हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 19 सीटों पर केवल जनरल लोग लड़ते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर हम बात करें 10 सीटें ऐसी हैं जो कि आरक्षित हैं, ठीक है। उसके बाद में राज्यसभा में कुल सीटों के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे 11 सीटें हैं टोटल। पहले कितनी थी? टोटल पहले 16 थी, लेकिन अभी 5 किसको दे दी हैं? छत्तीसगढ़ को दे दी हैं। तो ठीक, ये आपने देख लिया। ये रहा अपना आज का डिस्कशन। कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर? पहला लेक्चर है, आप लोग हौसला अफजाई करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ठीक है। किसी प्रकार की कोई भी खामी, कोई भी कमी लगती है, आप लोग बिल्कुल निष्पक्ष होकर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे क्या ऐड ऑन करना है, इसमें क्या क्या जोड़ना है, समझाने का तरीका कैसा लगा, कोई चीज़ फास्ट तो नहीं हो रही है। अगर किसी प्रकार की कोई भी सुझाव हो किसी प्रकार का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ में इसकी जो PDF है वो आपको व्हाट्सएप, साथ ही साथ में यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसकी मैं लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें मैं डाल दूंगा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर जो प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस है 2025 के अनुसार मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। बिल्कुल बेफिक्र होकर आप लोग पढ़िएगा, बिल्कुल बेफिक्र होकर, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, आराम से पढ़ेंगे, सब कुछ आसानी से कवर हो जाएगा और अपन 2025 को फोड़ देंगे, ठीक है। मेहनत करते रहिए लगातार। चलिए, बाय बाय, दुआ सलाम, जय हिंद।